हेलो एवरीवन, मैं शिवम सिंह आपका वीविल इंस्टीट्यूट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, यानी कि हम इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था जो है हम पढ़ रहे थे, और इसमें हमने लास्ट क्लास में जो है हम पहुंच गए थे 1772 तक, यानी कि वॉरेन हेस्टिंग्स के आने तक और वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वैध शासन का अंत करने तक। उससे पहले हमने पढ़ा कि बंगाल का जो नवाब था वो मीर जाफर हुआ, क्योंकि वही अंग्रेज़ों का खिदमतगार हुआ करता था। उसके बाद में मीर कासिम हुआ, और मीर कासिम ने एक ट्रिपल अलायंस बनाई जिसमें कि मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम हुआ करते थे। और दूसरी तरफ से जो है अंग्रेज़ों का प्रतिनिधित्व किया था हेक्टर मुनरो ने। दोनों के बीच युद्ध हुआ और इसमें फिर से एक बार भारतीयों की पराजय हो जाती है, और इस युद्ध का नाम था बैटल ऑफ बक्सर, यानी कि बक्सर का युद्ध, जो कि 1765 में हुआ था। उसके बाद में रॉबर्ट क्लाइव जो हैं वो बंगाल में द्वैध शासन लगा देते हैं, और द्वैध शासन में दो तरीके के टैक्स जो है वसूले जाते हैं, एक ब्रिटिशर्स द्वारा यानी कि रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा या ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, और दूसरा वसूला जाता है राय दुर्लभ के द्वारा, जो कि मंत्री हुआ करता था उस टाइम पे। और उसके बाद में जो राय दुर्लभ द्वारा टैक्स जो वसूला जाता है उसमें से 81% ब्रिटिशर्स को देना होता है, और उसमें से 19% केवल राय दुर्लभ के पास रहता है। उसके बाद में जब ये चीज़ें पता चलती हैं कि भारत को बहुत अच्छे से या बहुत बुरे तरीके से लूटा जा रहा है या बहुत पैसा वहाँ से लूटा जा रहा है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है एक अधिनियम बनाती है या कहती है कि अब से जितने भी व्यापार वहाँ पर किए जाएंगे वो हमारे कानून के हिसाब से किए जाएंगे। और 1772 में भेजती है एक बंगाल का नया गवर्नर जिसका नाम हुआ करता था वॉरेन हेस्टिंग्स, और वो आते ही सबसे पहला काम क्या करता है, डायरकी का अंत यानी कि द्वैध शासन का अंत। तो आपसे पूछा जाएगा कि द्वैध शासन का अंत किसने किया था, तो आपका जवाब होगा वॉरेन हेस्टिंग्स ने। तो इसी के साथ हम जो है इतना लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। अब आगे की क्लास में जो हमें पढ़ना है तो वो आप डाल लेंगे कंपनी के अधीन शासन, यानी कि भारत का संवैधानिक विकास जो है चल रहा था, और उसमें भी क्या पढ़ेंगे हम कंपनी के अधीन शासन। तो आप हेडिंग डाल लेंगे कंपनी के अधीन शासन, ये हम पढ़ेंगे। और इसमें भी जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, सबसे पहला एक्ट जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाकर भेजा गया, जिसका नाम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो सबसे पहले आप जो है डाल लेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये हम आज पढ़ेंगे। और इसमें सारी चीज़ें देखेंगे कि इस अधिनियम के तहत या इस एक्ट के तहत कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थीं जो भारत में हुई, या कौन कौन से ऐसे कानून थे जो इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश एम्पायर ने या ब्रिटिश क्राउन ने बनाकर भेजे या ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाकर के भेजे। तो मैं इस पर नोट करता जाऊंगा, चाहे तो आप ऐसे नोट कर सकते हैं या पूरी लाइन भी मैं आपको बोलूंगा तो आप चाहें तो वैसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में 20 वर्ष का व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया गया। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने
20 वर्ष का एक व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया कि आप जो हैं भारत में अगले केवल 20 वर्षों तक ही व्यापार कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि पिछली बार जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे या ब्रिटेन के जो क्राउन हुआ करते थे, उन्होंने क्या कह दिया था कि आप जो हैं भारत में अनिश्चित काल के लिए व्यापार कर सकते हैं। लेकिन जब ये चीज़ें देखी गई कि यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हो रही हैं, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक और अधिनियम बनाया और उसमें उस अनिश्चितकालीन व्यापार को ख़त्म करके केवल उन्हें क्या कर दिया कि अब आप केवल 20 वर्ष के लिए ही आगे व्यापार कर पाएंगे। और बार बार ये चीज़ें जो हैं जैसे 20 वर्ष हो जाएंगे तो उसके बाद में चीज़ें रिन्यू करी जाएंगी या आपके जो लाइसेंस हैं वो रिन्यू करे जाएंगे। एक अथॉरिटी या एक मीटिंग बिठाई जाएगी, एक बोर्ड बनाया जाएगा जो कि आपका देखेगा कि आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें खराब तो नहीं करी हैं और उसके आधार पर आपको आगे लाइसेंस जो है प्राप्त होगा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब बंगाल के गवर्नर को अब या इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल, इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। किस अधिनियम के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत। और इसमें आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या कि बंगाल का आखिरी गवर्नर कौन हुआ करता था? तो आप जानते हैं कि 1772 में बंगाल का गवर्नर जो बनाकर भेजा गया था उसका नाम क्या था? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो बंगाल का उस टाइम पर गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। और आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो होगा कि बंगाल का प्रथम यानी कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो भी कौन हुआ करता था? वॉरेन हेस्टिंग्स। क्योंकि 1772 में वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर था और 1773 में ये एक्ट आ गया और एक्ट के तहत ही बंगाल के गवर्नर को क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल। तो उस टाइम पे बंगाल का गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स होता था और इसी को उठाकर क्या बना दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। तो बंगाल का आखिरी गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, दोनों का एक ही आंसर होगा। ठीक है, और आप याद रखेंगे कि यहां पर केवल और केवल इस गवर्नर को बंगाल के बारे में या बंगाल के बारे में कोई भी कानून बनाना होता था तो वो अथॉरिटी थी, लेकिन यहां पर इस गवर्नर जनरल की शक्तियां बढ़ा दी गई। अब ये केवल बंगाल के लिए नहीं, जब तीनों प्रेसिडेंसीज के लिए कानून बना सकता था, यानी कि बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, ये 3 प्रेसिडेंसीज जो बनाई गई थी ब्रिटिशर्स द्वारा या 3 हेडक्वार्टर्स जो बनाए गए थे वो मैं आपको लिखवा चुका हूं। और इन तीनों के लिए क्या बना सकता था? कानून बना सकता था। और इसी अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स की एक परिषद बना दी गई, एक परिषद बना दी गई जिसमें के 4 सदस्य हुआ करते थे। यानी कि इस वॉरेन हेस्टिंग्स की इस अधिनियम के तहत क्या कर दी गई? एक परिषद या काउंसिल बना दी गई और 4 सदस्य उसमें हुआ करते थे जो कि पूरा का पूरा विधि का निर्माण या कानून का निर्माण किया करते थे। इतना आप लिखेंगे जल्दी से। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट काम हुए वो क्या थे? आई होप आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा या लिख लिया होगा। इसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के, थर्ड पॉइंट, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को
ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस के व्यापार करने पर प्रतिबंध। बिना लाइसेंस के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि इस अधिनियम के तहत एक और महत्वपूर्ण काम क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो हुआ करती थी उसके जितने भी कर्मचारी हुआ करते थे वो अब बिना लाइसेंस के व्यापार भारत में नहीं कर सकते थे। यानी कि उनके लिए ये जो लाइसेंस है ये मैंडेटरी कर दिया गया कि अब आप बिना लाइसेंस के भारत में व्यापार नहीं कर पाएंगे, आपको लाइसेंस लेना ही होगा, उसके बाद ही आप भारत में व्यापार कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा काम हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी हुआ करते थे वो क्या करते थे, किसी भी भारतीय का अगर काम करना होता था तो वो ब्राइब यानी कि रिश्वत लिया करते थे, लेकिन उसको कहते क्या थे, उपहार कहते थे, गिफ्ट कहते थे। लेकिन ऐसा नहीं था। अब क्या कर दिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी कर्मचारी हैं वो किसी भी तरीके का उपहार ग्रहण नहीं करेंगे। इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि आप किसी भी तरीके का, आपको अगर कोई गिफ्ट देता है या उपहार देता है तो आप उसको नहीं लेंगे, बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट काम हुआ वो ये था कि 1774 में यानी कि 1774 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम इस अधिनियम के तहत किया गया। और 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। यानी कि 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम हुआ करता था सर अलीजा एम्पे, जिनका नाम क्या हुआ करता था, सर अलीजा एम्पे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन हुआ करते थे, तो सर अलीजा एम्पे। दो प्रश्न आपसे यहां से पूछे जाते हैं कि कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वो किस अधिनियम के तहत हुई थी, तो 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत। यह केवल और केवल आपको ऑप्शन में 1773 मिलेगा कि किस अधिनियम के तहत हुई, 1773 के अधिनियम के तहत। दूसरा प्रश्न कि कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई वो किस वर्ष हुई, ध्यान रखेंगे किस अधिनियम के तहत, तो 1773। किस वर्ष हुई, तो 1774। दोनों में डिफरेंस है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो और इसमें क्या थे, एक मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम क्या था, सर अलीजा एम्पे, और दूसरे यानी कि 3 अन्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश इसमें अपॉइंट किए गए, जिनके नाम हुआ करते थे लॉर्ड हाइड, दूसरे थे लॉर्ड चैम्बर्स, और तीसरे हुआ करते थे लॉर्ड लेमेस्टर या लेमेंस्टर भी कहते हैं इन्हें,
लॉर्ड लिमेंस्टर। ये जो है 4 उसमें न्यायाधीश हुआ करते थे, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश जो कि इनकी सहायता के लिए हुआ करते थे, लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चैम्बर्स और लॉर्ड लिमेंस्टर। इन्हें आप शॉर्टकट में भी याद रख सकते हैं HCl। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है, क्या है? हाइड, चैम्बर्स और लिमेंस्टर। इन तीनों के नाम हैं, इन तीनों की शॉर्ट फॉर्म है हाइड, चैम्बर्स और लिमेंस्टर। तो ये आपको याद रखना है। इतने जो है काम इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा किए गए। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको याद रखनी है। और याद रखेंगे, जो मैं बोल रहा हूँ वो तो आपको याद रखना ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरे द्वारा जो बोली गई चीज़ें हैं वो एक बार को अगर याद रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ, सारी की सारी चीज़ें जो मैं लिख रहा हूँ वो आपको ज़रूर याद रखनी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, बोर्ड पर जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और यहीं से आपके क्वेश्चन जो हैं बनेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद में ये 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये आ गया, जितनी भी चीज़ें हैं वो लागू कर दी गई। इसके बाद में एक और अधिनियम आया, क्योंकि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट हुआ करता था उसमें कुछ कमियां रह गई थी, तो एक और अधिनियम बनाकर भेज दिया गया जिसका नाम था 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, याद रखेंगे। दूसरा अधिनियम कौन सा आया? 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। और ये क्यों लाया गया? क्योंकि 1773 का जो अधिनियम था या रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें जितनी भी कमियां रह गई थी तो उसको सेटल करने के लिए ये लाया गया, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, यानी कि संशोधनात्मक अधिनियम। किसी चीज़ में जब कमी रह जाती है, किसी चीज़ में कोई चीज़ ऐड करनी होती है तो उसमें हम क्या करते हैं? संशोधन करते हैं। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट, तो जो 1773 के में कमी रह गई थी वो यहाँ पर पूरी हुई। क्या? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया गया कि जो बंगाल का, लिखेंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को बिहार और उड़ीसा, बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बनाने की, माफ कीजिएगा, कानून बनाने की अनुमति मिली या अनुमति दी गई। ठीक है, यानी कि अब क्या था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था या कलकत्ता सरकार हुआ करती थी, वो तीनों प्रेसिडेंसीज के लिए तो कानून बना ही रही थी, लेकिन उसके साथ साथ अब वो बिहार और उड़ीसा जो कि बंगाल के साइड में हुआ करते थे, बिल्कुल बंगाल के पास ही 2 स्टेट हुआ करते थे, उनके लिए भी कानून बना सकती थी। ठीक है, तो बंगाल का गवर्नर जनरल अब तीनों प्रेसिडेंसीज के लिए भी कानून बना रहा था, और किसके लिए बना रहा था? बिहार और उड़ीसा के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि अंग्रेज जो हैं वो धीरे धीरे फैल रहे थे, अपना साम्राज्य जो है विस्तृत कर रहे थे, फैला रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि तीनों प्रेसिडेंसीज के लिए भी कानून बनाना शुरू कर दिया और बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून बनाना शुरू कर दिया। तो इतना केवल जो है 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में हुआ था। ये आप एक पॉइंट याद रखेंगे। आई होप आपने ये लिखा होगा या स्क्रीनशॉट लिया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो एक्ट आया वो आया था 1784, यानी कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, यानी कि
पिट्स भारतीय अधिनियम। ठीक है, जो नेक्स्ट एक्ट आया उसका नाम क्या था? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। क्योंकि आप जानते हैं कि 1784 में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो होते ही कौन थे? पिट्स। और उन्हीं के नाम पर एक कानून बनाकर जो है भारत भेज दिया गया, जिसे बोला गया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जिसमें सबसे पहला काम जो हुआ वो क्या था कि कंपनी के याद रखेंगे, कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। जहां भी कंपनी वर्ड आएगा तो आप समझ जाएंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है, और कोई भी कंपनी भारत में उस टाइम पर नहीं थी। केवल और केवल हम बात करेंगे किसके ऊपर? ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। ठीक है, तो कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। अलग अलग कर दिया गया, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अब व्यापारिक और प्रशासनिक जो कार्य जो कि मिली भगत से करती थी या मिले हुए काम करती थी, वो क्या करेगी? अब व्यापार अलग करेगी और प्रशासनिक अलग करेगी, यानी कि दोनों कामों को अब यहां पर अलग कर दिया गया। उसके बाद में दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम हुआ वो हुआ इंग्लैंड में एक नियंत्रक मंडल की स्थापना कर दी गई, जिसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, याद रखेंगे कि इंग्लैंड में एक नियंत्रक मंडल या कंट्रोल बोर्ड की स्थापना कर दी गई। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी अपने अधिकार जो है जमा रही थी, तो उसे नियंत्रण में कौन लेकर आएगा? नियंत्रक मंडल, यानी कि कंपनी के ऊपर देख रेख का जो काम कर दिया गया वो किसका कर दिया गया? नियंत्रक मंडल या नियंत्रक बोर्ड का कर दिया गया। और इसी नियंत्रक मंडल में कितने सदस्य हुआ करते थे? 6 सदस्य हुआ करते थे। ये आप याद रखेंगे इसके बारे में। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। नोट करेंगे जल्दी से। चलिए, इसके बाद 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में एक और महत्वपूर्ण काम हुआ। क्या? कि इंग्लैंड में एक न्यायालय की स्थापना कर दी गई। एक और महत्वपूर्ण काम हुआ कि इंग्लैंड में एक न्यायालय की स्थापना कर दी गई। यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी केसेस हुआ करते थे या जितने भी डिस्प्यूट हुआ करते थे, जितने भी लड़ाई झगड़े के मैटर हुआ करते थे, उनको कौन सुनेगा? इंग्लैंड में स्थापित ये न्यायालय सुलझाएगा और वही फैसला देगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सही किया है या गलत किया है। तो आप ये याद रखेंगे कि इंग्लैंड में एक न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका काम केवल और केवल हुआ करता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित जितने भी केस हैं या डिस्प्यूट्स हैं या लड़ाई झगड़े के मैटर हैं, उनको सुनना या उनकी सुनवाई करना। नेक्स्ट जो काम हुआ, नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम के तहत लिखेंगे
इस अधिनियम के तहत कार्यपालिका, इस अधिनियम के तहत कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग कर दिया गया, अलग कर दिया गया। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि यहां पर एक और महत्वपूर्ण काम क्या किया कि कार्यपालिका और न्यायपालिका जो कि मिली भगत से चला करती थी उनको अलग कर दिया गया, क्योंकि आप जानते हैं कि 1784 में ही वॉरेन हेस्टिंग्स जो हुआ करते थे, क्योंकि अभी तक आप जानते हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स थे। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया कि जो चीफ जस्टिस होते थे उस टाइम पर सर एलिजा एम्पे, उनसे एक तरीके से जुगाड़ कर ली या फिर आप कह सकते हैं मिली भगत बना ली। उनसे बात करके अब जितने भी भारतीय कुछ भी करते थे उनके खिलाफ केस दायर करते थे तो उनको जैसी सज़ा दिलवानी होती थी वो वैसी ही सज़ा दिलवा देते थे। यानी कि सर एलिजा एम्पे अब वह काम करने लगे जो वॉरेन हेस्टिंग्स उन्हें कहते थे। मान के चलो किसी को बोल दिया कि इसको जेल में डाल दो, तो सर एलिजा एम्पे सुना दिया करते थे उसकी सज़ा कि इसको जेल में डाल दिया जाए या इसको उम्र कैद कर दिया जाए। जैसा वॉरेन हेस्टिंग्स कहते थे वैसा ही वो करने लगे। इसी वजह से इस एक्ट में क्या किया गया, कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों को अलग कर दिया गया। क्योंकि आप जानते हैं कि 1784 में ही एक केस हुआ था जिसमें कि नंद कुमार नामक व्यक्ति था, एक व्यक्ति हुआ करते थे नंद कुमार, नंद कुमार, ये एक भारतीय व्यक्ति हुआ करते थे। इनके साथ में एक और थी घसीटी बेगम, लेकिन मेन जो व्यक्ति थे वो कौन थे, नंद कुमारी थे। और इन नंद कुमार ने क्या किया था, वॉरेन हेस्टिंग्स के खिलाफ एक केस कर दिया था। लेकिन आप जानते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स और सर एलिजा एम्पे की मिली भगत हुआ करती थी, तो उन्होंने वॉरेन हेस्टिंग्स को बताया कि ऐसे ऐसे आपके खिलाफ एक केस आया है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस व्यक्ति को, नंद कुमार को, अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हुए क्या करवा दिया था, फांसी की सजा दिलवा दी थी। आप याद रखेंगे, इस नंद कुमार को क्या हुआ था, फांसी की सजा दे दी थी। किसने, सर एलिजा एम्पे ने। किसके कहने पर, वॉरेन हेस्टिंग्स के कहने पर, क्योंकि दोनों की मिली भगत हुआ करती थी। और जब ये बात ब्रिटिश पार्लियामेंट को पता चली कि वॉरेन हेस्टिंग्स जो हैं अपनी शक्तियों का बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहीं एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था एडमंड बर्क। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक व्यक्ति हुआ करते थे एडमंड बर्क। तो एडमंड बर्क ने इस वॉरेन हेस्टिंग्स के खिलाफ, यानी कि भारत का जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था वॉरेन हेस्टिंग्स, उसके खिलाफ एक इम्पीचमेंट, जैसा कि आप जानते हैं महाभियोग, हमारे भारत के जो राष्ट्रपति हैं, जब हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो उसमें भी ये चीज़ आती है कि महाभियोग किस पर लगाया जाता है, राष्ट्रपति पर लगाया जाता है। तो ऐसे ही एडमंड बर्क ने वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग लगाया और महाभियोग के द्वारा उसे हटा दिया गया। और उसी एक्ट में क्या किया गया, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर दिया गया। अब कार्यपालिका अलग काम करेगी और न्यायपालिका अलग काम करेगी, दोनों का किसी पर भी नियंत्रण नहीं होगा। और इसी के साथ में जब 1785 में वॉरेन हेस्टिंग्स को हटा दिया गया या महाभियोग के द्वारा हटा दिया गया, तो एक नया एक्ट जो है आया, उसका नाम था 1786 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो आप हेडिंग डाल लेंगे 1786 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट ये जो है भारत में लाया गया। यानी कि 1785 में जैसे ही वॉरेन हेस्टिंग्स को हटाया तो उन्होंने एक और कानून बनाकर भेजा, जो कि 1784 में कमी रह गई थी, उसको सुधारने के लिए एक और कानून भेजा गया जिसका नाम था 1786 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। और आप जानते हैं कि इसमें एक और चीज़ ऐड कर दी गई कि जो
फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का, या ऐसे लिखेंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को ब्रिटिश सेना का सेनापति बना दिया गया। तो आप याद रखेंगे कि अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, ब्रिटिश सेना का सेनापति भी कहा जाने लगा। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर तो इसके पास हुआ ही करती थी, प्रशासनिक कार्य तो हुआ करते थे, यानी कि प्रशासन का हेड तो ये गवर्नर जनरल था ही, लेकिन इसी के साथ साथ अब वो सेना, यानी कि ब्रिटिश की जो पूरी की पूरी सेना होती थी, पावर होती थी, उसका भी हेड कहा जाने लगा। यानी कि अब दोनों की दोनों चीजें उसके अंतर्गत आने लगी। और आप जानते हैं दूसरा जो है पॉइंट या महत्वपूर्ण काम इसमें हुआ, वो 1786 से लेकर 1793 तक, यानी कि 1786 से 1793 तक एक व्यक्ति को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया, जिसका नाम हुआ करता था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि अब बंगाल का गवर्नर जनरल बनाकर भेज दिया गया था। लेकिन आप जानते हैं कि यही लॉर्ड कॉर्नवालिस हुआ करते थे, जो कि भारत में सिविल सेवा के जनक कहे जाने लगे। यानी कि भारत में जो सिविल सेवा की शुरुआत की थी वो किसने करी थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने करी थी, जो कि हम आगे पढ़ेंगे 1793 के चार्टर एक्ट में या राजलेख अधिनियम में। क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है 20 साल पूरे हो रहे थे, क्योंकि 1773 में उनको क्या दिया गया था? एक अधिनियम बनाकर भेजा गया था कि आप जो हैं अगले 20 वर्षों तक व्यापारिक एकाधिकार आपको प्रदान किया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर 1773 से लेकर 1793 तक 20 साल उनके कंप्लीट हो रहे थे, तो 1793 में एक और चार्टर एक्ट या राजलेख अधिनियम बनाकर भेजा गया, जो कि हम कल पढ़ेंगे। और उसी अधिनियम में ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, इन्होंने स्थापना की इंडियन सिविल सर्विसेज की, यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा की, रेवेन्यू बोर्ड यानी कि राजस्व बोर्ड की, रेवेन्यू पुलिस यानी कि राजस्व पुलिस की, और भी कई सारे महत्वपूर्ण काम इन्होंने किए, जो कि हम 1793 के राजलेख अधिनियम में पढ़ेंगे कल। तो आज की कहानी को हम यहीं पर रोकेंगे, आज की कहानी को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा, ये आप रिवाइज ज़रूर कर लें। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, या वीडियो थोड़ा सा दोबारा देख सकते हैं, या आप कमेंट में बताएंगे तो मैं एक बार और आपको बता दूंगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आज के लिए इतना ही, आज यहीं पर समाप्त करेंगे। धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शबा खैर।